बड़ी खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आज वो आबकारी घोटाले पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे, दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल आज कोर्ट के सामने शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे। बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सुनीता केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने झट लपक लिया। सुनीता भाभी जी, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल भाई कुछ बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और ये ऐसा चमत्कारी खुलासा होगा जिससे सारा पर्दा फाश हो जाएगा, इस बात का एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप पूछ लें केजरीवाल जी से जब आप आज उनसे मिलने जाएं। उनसे प्लीज पूछिए कि अगर इतना ज्यादा सनसनीखेज उनके पास मटेरियल है खुलासे करने का, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने अपने साथियों को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में इतने दिन सड़ने दिया? ईडी की कस्टडी से कोई मैसेज उनके तक आया हो, क्योंकि जब वह ईडी के कस्टडी में मिलने भी जाती हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो वो बता दें कि कब ईडी की कस्टडी में मिलने गई और कब केजरीवाल साहब ने उनको संदेश दिया। असल में सारा निराधार है, सब झूठ है। और सीएम केजरीवाल को आज दोपहर 2 बजे से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां यह तय होगा कि केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या नहीं। आज कोर्ट में केजरीवाल की पेशी से पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को समन जारी करके आज पेशी के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने गोवा में आप के अध्यक्ष अमित पालेकर और रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक, अशोक नाइक को समन भेजा है। ये नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आप से जुड़े थे। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। इस बीच अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर दाखिल पीआईएल पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। सुरजीत यादव नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर कहा है कि आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई है। वो 22 मार्च से ईडी की हिरासत में है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। सुरजीत यादव ने एक अन्य याचिका में अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी हिरासत से मंत्रियों को दिए जा रहे दिशा निर्देश पर भी रोक लगाने की मांग की है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी फेमा उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को समन जारी कर आज तलब किया है। महुआ को इससे पहले भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। महुआ को तीसरा समन कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके कोलकाता वाले घर पर छापेमारी के बाद आया है। महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। और बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सब कुछ फाइनल हो गया है। संभावना यह है कि आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। बिहार में आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर फंसा हुआ पेच सुलझ गया है। पिछले कई दिनों से दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन बुधवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। बिहार में कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति बन गई, जबकि एक और सीट पर चर्चा जारी है, यानी कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आएंगी। आरजेडी कांग्रेस के बीच 9 सीटें देने पर समझौता हो चुका है। कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं उसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम। इसके अलावा एक सीट शिवहर या महराजगंज में से मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के बीच तनातनी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया सीट जाने से बिहार प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही सही
पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पुणे से चुनाव लड़वाया जाए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे। वहीं औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस आरजेडी से कैंडिडेट बदलने की मांग कर रही है। सांसद निखिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता एकजुट होकर ये सीट पार्टी के खाते में लाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण के लिए 4 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा सीट शामिल है। लालू यादव ने इन 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारकर उन्हें सिंबल भी दे दिया है। बिना सीट बंटवारे के ही सिंबल बांटे जाने पर कांग्रेस ने आरजेडी पर आपत्ति जताई थी। अब देखना होगा कि पूर्णिया और औरंगाबाद पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या फैसला होता है। बिहार में पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच महाभारत जारी है। एक तरफ आरजेडी से बीमा भारती ने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में भले ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला हो गया हो, लेकिन पूर्णिया को लेकर महाभारत जारी है। हाल ही में आरजेडी का दामन थाम चुकी बीमा भारती ने साफ कहा है कि वो 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगी। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया मेरी मां है और मां को छोड़कर बेटा कहीं नहीं जाएगा। इधर मुरादाबाद के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। एसपी प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जहां नामांकन के बाद कहा कि मैं अखिलेश यादव के आदेश पर आया हूं, वहीं आजम के करीबी आसिम राजा और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अब्दुल सलाम ने भी पर्चा भरा है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। और वहीं एनडीए को लेकर महाराष्ट्र से खबर है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर आज ऐलान हो सकता है। खबर यह है कि एनडीए के तमाम जो घटक दल है महाराष्ट्र में, उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है और बस अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने अभी तक राज्य की 24 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शिंदे और अजित पवार गुट के बीच कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब सुलझा लिया गया है। उद्या 28 तारखेला आमच्या तिघांची आणि आमच्या मित्रपक्षांची महायुतीची प्रेस आहे, त्याच्यामध्ये संपूर्ण चित्र काय झालेलं आहे ते स्पष्टपणे तुम्हाला सांगितलं जाईल। सूत्रों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 14 और अजित पवार गुट की एनसीपी के हिस्से 5 सीटें आ सकती हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं, उनमें बुल्ढाणा, यवतमाल, वाशिम, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, शिर्डी, पालघर, कल्याण, ठाणे और दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे में अजित पवार गुट के एनसीपी के हिस्से में 5 सीटें आ सकती हैं। रायगढ़, बारामती, शिरूर, नासिक, धाराशिव सीट से चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीट मिल सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष परभणी सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद तय हो जाएगा कि किस पार्टी के उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला हो नहीं पाया है। जहां एनडीए की बात की जाए तो औपचारिक ऐलान हो सकता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो पेच है वो फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जबकि एमवीए में अब भी महाभारत जारी है। सीट शेयरिंग पर कई दौर की बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई है।
सीट बंटवारे से पहले ही शिवसेना यूबीटी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही एमवीए में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी गुट में भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संजय निरुपम ने नाराजगी जताई है। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि कोई विवाद नहीं है। हम लोग सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगे वो आपस में मिल बैठकर हम बात कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये बहुत स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई बड़ी है। क्या अभिनेता गोविंदा एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? शिवसेना शिंदे गुट के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट इस मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से गोविंदा को चुनाव मैदान में उतार सकता है। माना जा रहा है कि इसे लेकर ही शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की। हफ्ते की शुरुआत में गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की थी। उद्धव गुट ने इस सीट पर अमोल कार्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सभी दल चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कई राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान किया। चुनावी तैयारी को लेकर सबसे आगे चल रही बीजेपी ने उत्तराखंड और बिहार में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नाम कॉमन हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में राज्य के सीएम पुष्कर धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय नेता और राज्य के बड़े नेताओं का नाम है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के नाम भी शामिल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बिहार के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी शामिल किया है। इसके अलावा राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री रेणु देवी, मंगल पांडे, प्रेम कुमार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और वहां सभी 7 चरणों में मतदान होना है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 40 नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस के प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया का नाम भी शामिल है। राज्य की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अमरावती से नवनीत राणा और कर्नाटक के चित्रदुर्ग सीट से गोविंद काजोल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद रही नवनीत राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। कल जारी 7वीं लिस्ट में नवनीत राणा का नाम शामिल है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत का पार्टी में स्वागत किया। इससे पहले दिन में भाजपा ने नवनीत राणा को अमरावती सुरक्षित सीट से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया था। पार्टी में शामिल होने के बाद नवनीत ने 400 पार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा से काम करूंगी। लोगों की सेवा करेगा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। इनका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत नहीं हूँ, पर आज से इस परिवार में भाजपा में जुड़ी हूँ, तो डेडिकेटेड से, दिल से और जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसमें जरूर हमारी अमरावती एक जरूर रहेगी। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एससी सीट से गोविंद काजोल को उम्मीदवार बनाया है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से एक चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसी दौरान पवन बंसल और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लकी के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और आपस में धक्का मुक्की करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पीएम मोदी ने 2 दिन में 3 महिला प्रत्याशियों से बात की है। पीएम ने क्या-क्या बात की है, पीएम ने क्या मंत्र दिया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला वोटर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी इन दिनों बीजेपी की महिला प्रत्याशियों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं से उनके क्षेत्र में चल रहे चुनाव प्रचार पर अपडेट ले रहे हैं। उस राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने का वादा कर रहे हैं। पीएम मोदी ऐसा कर देश की महिला मतदाताओं को खास संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अमृता रॉय से फोन पर बात की। राजघराने से संबंध रखने वाली राजमाता अमृता रॉय टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं। पीएम मोदी ने अमृता रॉय से 9 मिनट तक फोन पर बात करते हुए बंगाल में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया। पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। इससे पहले पीएम मोदी ने संदेशखाली का चेहरा रही और बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार को फोन पर बात कर शक्ति स्वरूपा बताया था। संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। पीएम मोदी ने केरल में बीजेपी की महिला प्रत्याशी प्रोफेसर सरासू से भी फोन पर बात की थी। बीजेपी में अभी तक दूसरे दलों के 80,000 नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। क्या है बीजेपी का मिशन 2024, कितना है टारगेट, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद से कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिसे देखो वही केसरिया ओढ़े चला आ रहा है। अभी तक बीजेपी ने निर्दलीय और दूसरी पार्टी के लगभग 80,000 छोटे बड़े नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया है। ये ज्वाइनिंग जिला स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक कराई गई है। बीजेपी का दावा है कि बहुत जल्द ही ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुँच जाएगा। जिन बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है उनमें परनीत कौर, सुरेश पचौरी, रवनीत सिंह बिट्टू, सुशील कुमार रिंकू, शीतल अंगुराल, अशोक चौहान, राजेश मिश्रा, अजय कपूर आदि शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने केरल, तमिलनाडु के कई पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को पार्टी में शामिल कराया है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस के कई मौजूदा सांसदों और नेताओं को शामिल कराया गया है। बीजेपी ने इनमें से कई नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों को भी बीजेपी में शामिल कराया गया। बीजेपी ने इसके लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई थी। वहीं कोयम्बटूर सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार के अन्नमलाई ने नामांकन भरने के बाद जीत का भरोसा जताया और कहा कि गठबंधन सरकारों से देश का कोई फायदा नहीं हुआ। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कोयम्बटूर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के अन्नामलाई ने चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सभी गठबंधन सरकारें देखी हैं। भारत में किसी भी गठबंधन सरकार का कोई फायदा नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 कैसा था। वे केवल लूटने के लिए सत्ता में आए थे। इससे पहले बुधवार दोपहर के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी ने 13 राज्यों में चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। किसे पार्टी ने कहां की जिम्मेदारी दी है, ये रिपोर्ट आती है। 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में चुनावी प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश में संजीव चौरसिया, रमेश बिधूड़ी और संजय भाटिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। निर्मल कुमार सुराना और जयभान पवैया को महाराष्ट्र का सह प्रभारी नियुक्त किया गया।
ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी और अलका गुर्जर को सह प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नितिन पहले सह प्रभारी थे। कैप्टन अभिमन्यु को असम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अभय पाटिल को तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया गया। बिहार के प्रदेश महासचिव रहे देवेश कुमार को मिजोरम के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि नलिन कोहली को नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया। अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अजीत गोपछड़े मणिपुर, एम चुबा आओ को मेघालय का प्रभारी बनाए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल के बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। आज देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी ने समझौता नहीं किया, उनको जेल में डाल दिया। अगर अजीत पवार होते तो वो भी दूध के धुले होते। एक तरफ सुशील रिंकू और ये बाकी जितने भी लोग हैं, शीतल अंगुराल जैसे, वो लोग हैं जो बिकाऊ माल है, जो जिनका रेट भाजपा लगा देती है और भाजपा के डर के कारण वो बिक जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में असम और बिहार में 5-5, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर की 1-1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके बाद प्रत्याशी 4 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। मतगणना 4 जून को होगी। इस बीच 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए बिहार को छोड़कर नामांकन का कल अंतिम दिन था। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच आज होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा, जबकि दिल्ली समेत कुल 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया है। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को 29 मार्च शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को जारी नोटिस में कहा है कि किसी उम्मीदवार के निजी जीवन पर आपत्तिजनक और खराब टिप्पणी करना आचार संहिता का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष की टिप्पणी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। आयोग ने दोनों नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आज ईडी रिमांड खत्म होने पर सीएम केजरीवाल की पेशी दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। आज कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, पत्नी सुनीता ने दावा किया। बीजेपी नेता शाज़िया आलमी का सुनीता केजरीवाल से सवाल, ऐसे चमत्कारिक सबूत तो सिसोदिया और संजय सिंह को जेल क्यों जाने दिया गया। गोवा के 4 आप नेताओं को ईडी का समन, दिल्ली में आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी सोर्सेज के हवाले से खबर। ईडी सोर्सेज के मुताबिक गोवा आपके अध्यक्ष समेत 4 नेताओं से ईडी करेगी पूछताछ। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल पर आज होगी सुनवाई, सीएम पद से हटाने की मांग। केजरीवाल को गिरफ्तारी रिमांड से राहत नहीं, हाईकोर्ट ने ईडी से नोटिस जारी करके जवाब मांगा। 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए, ईडी को जवाब देना होगा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग तय है, 8 सीट देने पर सहमति। कांग्रेस के खाते में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पटना साहिब और सासाराम समेत 8 सीट तय है। बिहार में सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी में विवाद, औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस अड़ी हुई। कांग्रेस को पूर्णिया सीट न मिलने से बिहार के कई नेता नाराज हैं। फ्रेंडली फाइट के तहत पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की मांग। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग से पहले पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार। टिकट मिलने के बाद बीमा भारती ने कहा 3 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगी नामांकन। आरजेडी नेता बीमा भारती के दावे पर बोले पप्पू यादव, पूर्णिया मेरी मां को छोड़कर बेटा कहीं पर नहीं जाएगा। आज महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। सभी घटक दलों से
सभी 48 सीटों पर सहमति बन गई है। आज शिंदे और अजित पवार गुट अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। एमवीए में अभी तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हो पाया। शिवसेना यूबीटी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। बाला साहेब थोराट ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, अपने फैसले पर पुनः विचार करे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी को दिया अल्टीमेटम, बोले खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे काम। शरद पवार भी नाराज। एनसीपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा एमवीए में कोई नाराजगी नहीं, अभी भी संवाद जारी है। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने गोविंदा से की मुलाकात, मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा आज आएंगे भारत। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। जयशंकर से द्विपक्षीय संबंधों पर बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये पहला दौरा है। राफा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ। आईडीएफ एयर स्ट्राइक हमले से दहल गया राफा। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक सर्च ऑपरेशन। घर घर में हमास लड़ाकों की तलाशी ले रही आईडीएफ। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, हमास बेस और कई सुरंगों को किया तबाह। इजरायल का ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। आईआरजीसी के स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन पर किया भीषण हमला। लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला। बालबेक में हिजबुल्लाह ठिकानों को दहलाया। हिजबुल्लाह लॉन्च सेंटर पर पिन पॉइंट अटैक। हिजबुल्लाह का इजरायल पर विध्वंसक हमला। किरियत शमोना पर हिजबुल्लाह की बमबारी। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह का किरियत शमोना पर मिसाइल से हमला। लेबनान में इजरायल का प्रचंड प्रहार। पूर्वोत्तर लेबनान के बालबेक में भीषण हमला। आईडीएफ एयर स्ट्राइक से दहला बालबेक। राफा पर इजरायल का विनाशक हमला। इजरायली एयर स्ट्राइक में दर्जनों घर तबाह हुए। गाजा की अल शिफा अस्पताल में हमास के होने का बड़ा दावा। हमलों के लिए अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल। ईरान हूती के अमेरिका को सीधी चेतावनी। फारस की खाड़ी में अमेरिका को जवाब देगा ईरान। सुवाल की गैप पर कब्जे की तैयारी में बेलारूस। लुकाशेंको ने जंग की तैयारी पर कमांडर से की चर्चा। रेड सी में हूती के हमलों से हाहाकार। अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर मिसाइल ड्रोन अटैक। हूती हमलों से थर्रा इजरायली शहर इलात। हूती ने इलात पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल। समंदर में हूती के हमलों का बढ़ सकता है दायरा। हिंद महासागर तक हूती के विध्वंसक हमले। ईरान और सोमालियाई लुटेरों के साथ हूती का समझौता। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, यूपी और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने जारी की 13 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की लिस्ट। बीजेपी ने 10 प्रभारी और 8 सह प्रभारी नियुक्त किए। हरियाणा बीजेपी के पूर्वाध्यक्ष ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया। दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया। बीजेपी ने संजय भाटी और रमेश बिधूड़ी को यूपी के सह प्रभारी, असम का जमा कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट। अमरावती से नवनीत राणा, चित्रदुर्ग से गोविंद करजाल को मिला टिकट। अब तक 407 प्रत्याशी घोषित। अमरावती से टिकट मिलने के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बीजेपी में शामिल। बोली 400 पार का संकल्प होगा पूरा। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। विजयवाड़ा पश्चिम से वाई चौधरी को मिला टिकट। विशाखापट्टनम उत्तर से पी विष्णु, अराकू घाटी से पांगी राजूराव, अनापर्थी से एम शिव कृष्णम राजू को बीजेपी ने दिया टिकट। आंध्र में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन। विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में से टीडीपी 144, बीजेपी 10 और जनसेना 21 सीटों पर लड़ रही चुनाव। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल से लड़ेंगे विधानसभा का उपचुनाव। बीजेपी ने की घोषणा। इसी सीट से मनोहर लाल खट्टर विधायक। कांग्रेस ने जारी की 14 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट। यूपी तेलंगाना से 4-4, झारखंड मध्य प्रदेश से 3-3 नाम शामिल हैं। अभी तक 211 प्रत्याशी घोषित किए गए। कांग्रेस ने डॉली शर्मा को गाजियाबाद और शिवराम वाल्मीकि को बुलंदशहर से टिकट दिया है। नकुल दुबे को सीतापुर और वीरेंद्र चौधरी को महाराजगंज से मैदान में उतारा गया। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह और विदिशा से शिवराज चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया। फर्स्ट फेज के चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। रामपुर में आसिम रजा ने खुद को एसपी उम्मीदवार बताते हुए दाखिल किया नामांकन। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन ने भी पर्चा भरा है। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुरादाबाद से रुचि वीरा और रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार। एसटी हसन का टिकट कटने पर समाजवादी पार्टी बगावत। सांसद जावेद अली बोले रामपुर के अधीन नहीं रहा है मुरादाबाद। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का तंज, एसपी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद समेत 155 उम्मीदवारों ने फर्स्ट फेज की 8 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया।
बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा शामिल हैं। योगी, धामी और सिरसा भी करेंगे प्रचार। सीआर केशवन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। पिछले साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। जालंधर से सांसद रिंकी कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। विधायक का शीतल अंगुराल ने भी थामा है कमल। आपने कहा कि 25 करोड़ का ऑफर मिला। सोलेडार में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। नीपर में रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी प्रहार। एयरबॉर्न ट्रुप्स ने आर्टिलरी से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड का भीषण हमला हुआ। रूसी हथियार डिपो पर गिराए बम। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। बेलग्रोड में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला। रूसी बेस में हुए हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ। हाइमार्स अटैक में रूस का बम बक सैम व्हीकल तबाह हो गया। खैरसौ में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला हुआ। गाइडेड बम से रूसी ठिकानों पर हमला किया। हमले में रूस की पूरी ड्रोन बटालियन तबाह हो गई। अवदिव्का में कोक प्लांट पर हमला हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन से किया विध्वंसक हमला। रशियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम क्रू पर जोरदार हमला हुआ। धमाके में रशियन क्रू मेंबर की मौत का दावा। फ्रांस बहुत जल्द भेज सकता है यूक्रेन में सैनिक। कई विकल्पों पर विचार कर रहा है फ्रांस। सुवाल्की गैप पर कब्जे की तैयारी में है बेलारूस। लुकाशेंको ने जंग की तैयारी पर कमांडर से चर्चा की है। उत्तर कोरिया को हथियारों के बदले ऑयल सप्लाई कर रहा है रूस। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का दावा। रूसी मिसाइल के सीमा उल्लंघन की घटना के बाद एक्टिव हुआ नेटो। नेटो सीमा के नजदीक आने वाली रूसी मिसाइलों को अब मार गिराने पर विचार। दिल्ली में आज महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी से ईडी करेगी पूछताछ। फेमा केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नारद स्ट्रिंग के मामले में सीबीआई ने मैथ्यू सैमुअल को फिर से किया है तलब। 4 अप्रैल को कोलकाता दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। कंगना ममता के खिलाफ टिप्पणी में सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को नोटिस। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं से कल शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। असम में कांग्रेस के खिलाफ यूपीपीएल पार्टी के अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने दर्ज कराई शिकायत। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का आरोप। निर्मला सीतारमण बोली, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से लड़ने का ऑप्शन मिला था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले सीएम योगी, एक एक वोट है कीमती। आपके एक वोट ने साबित किया रामलला अवध में खेले होली। योगी आदित्यनाथ का बयान, लोकसभा चुनाव में परिवार प्रथम और राष्ट्र प्रथम की बात करने वालों के बीच है मुकाबला। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 5 लोकसभा सीट भारी अंतर से जीतेगी बीजेपी। देश में जीत हार की नहीं, 400 पार की चल रही है चर्चा। रवि किशन ने बताया नया एमवाई समीकरण। मोदी योगी फैक्टर यूपी की 80 सीटों पर जीत दिलाएगा। 400 के साथ बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक। दिल्ली में 31 मार्च को विपक्ष की रैली में शामिल होगी टीएमसी। रामलीला मैदान में सांसद डेरेक ओब्रायन और सुखेंदु शेखर रहेंगे मौजूद। हिमाचल में कांग्रेस ने नियुक्त किए 2 कार्यकारी अध्यक्ष। संजय अवस्थी, चंद्रशेखर को मिली जिम्मेदारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। मुंबई के मलाड में भीषण आग का कहर। पश्चिम बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने बुझाई आग। बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में आग से भारी नुकसान। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में भीषण आग। होटल में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक। भीषण आग से आसपास खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के उन्नाव में दुकानों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई 12 से ज्यादा दुकानें। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रों का प्रदर्शन। 28 साल पुराने केस में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट दोषी करार। 1996 के ड्रग्स जब्ती मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद सरयू आरती में शामिल हुए। मुंबई पुलिस ने सांगली में 252 करोड़ की 122 किलो ड्रग्स बरामद की। 10 लोग गिरफ्तार। आज से बदलेगा ट्रेडिंग का तरीका। शुरू होगा T+0 सेटलमेंट सिस्टम। शेयर बेचने पर अब उसी दिन खाते में आएगा पैसा। 25 शेयर से बीएसई एनएसई करेंगे शुरुआत। हाई स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को हराया 31 रनों से धीमान। हैदराबाद बनाम मुंबई मुकाबले में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी। टोटल स्कोर से लेकर साझेदारी तक बने नए कीर्तिमान। आज दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। शाम 7:30 बजे जयपुर में खेला जाएगा मैच।